हेलो। इस वाले वीडियो में हम किडनी का नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले जो लाइन होती है वो लिखी होती है कि हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स है वो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है जो कि किडनी का मेन काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किडनी फिल्ट्रेशन करती है ब्लड को, तो नेफ्रॉन वो सिंगल यूनिट है जो कि ये फंक्शन करती है। तो हम सबसे पहले नेफ्रॉन का पार्ट्स देखते हैं। तो ये है हमारे पास बोमेन कैप्सूल। इधर से ब्लड आ रहा होता है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। इधर से ब्लड जा रहा होता है फिल्टर होने के बाद तो इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। और ये बीच में क्या बनाता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, यही आगे आगे क्या हो जाता है, जैसे छलनी होती है सीव लाइक, वैसे बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है ना, ये वाली यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ओके, ये वाली खाली स्पेसेस है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को, छलनी लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैपिलरी के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, एंड ग्लोमेरुलस से ही ब्लड क्या हो रहा होता है, फिल्टर होता है। यहाँ से ब्लड आता है एफरेंट के थ्रू, ईफरेंट के थ्रू एग्जिट करता है एंड इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा होता है। ये हमारा ग्लोमेरुलस बाउमेन कैप्सूल है। फिर ये आगे पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड फर्दर के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं जहाँ पे मेनली क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ये जो ग्रीन में बनाया मैंने, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये रेड में है, ये आपके बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ये पोडोसाइट की फुट प्रोसेस होते हैं, फुट प्रोसेस होते हैं जैसे पाँव होते हैं वैसे। तो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, पूरे इसको कवर करके रखते हैं बोमेन कैप्सूल को। ठीक है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पड़ता है। अब इससे हम देखते हैं कि क्या सारी चीज़ जो कि इस ग्लोमेरुलस के लेवल पे आ रही है वो सारी चीज़ फ़िल्टर होती है? नहीं, सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर्स फ़िल्टर हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? नंबर 1, चार्ज। चार्ज मतलब है कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो फ़िल्टर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हेपरिन सल्फेट करके होता है जो कि नेगेटिव होता है। सल्फेट है, सल्फेट में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है ना, सल्फेट में। तो हेपरिन सल्फेट नेगेटिव चार्ज है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हेपरिन सल्फेट होता है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आएगी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगी, उसको पास नहीं आने देगी। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ इसमें से क्या नहीं हो सकती, फ़िल्टर नहीं हो सकती। पॉजिटिव चीज़ फ़िल्टर हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ डिसाइड करता है कि क्या चीज़ फ़िल्टर होएगी वो है साइज़। जो भी चीज़ फ़िल्टर होएगी वो बहुत छोटे साइज़ की होनी चाहिए, करीबन 4 mm के साइज़ से भी छोटी होनी चाहिए, तभी जाके वो फ़िल्टर होएगी। इसका रीज़न क्या है, ये जो पोडोसाइट्स हमने बनाए हैं ये आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। इनके बीच में जहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक सिर्फ यही एक रास्ता होता है जिसमें से कोई भी चीज़ पास हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लिट डायफ्राम। इस स्लिट डायफ्राम का साइज़ बहुत ही छोटा होता है कि सिर्फ बहुत ही छोटा पार्टिकल्स ही इससे क्या हो सकता है, इसके थ्रू पास हो सकता है। तो ये जो पोडोसाइट्स हैं, इनकी ये जो स्लिट डायफ्राम है, इसमें से ही एंटर करेगी और वो साइज़ जो भी एंटर करेगा वो इसके साइज़ का होना चाहिए। इसलिए सेकंड जो क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ फ़िल्टर होएगी वो है साइज़। साइज़ क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स का जो भी फ़िल्टर करना करेगा बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई आपके पास मेनली। ओके, अब हम देखते हैं क्या प्रोटीन फ़िल्टर कर सकता है इसके थ्रू। प्रोटीन नहीं फ़िल्टर हो सकता। नंबर 1, प्रोटीन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और कोई भी नेगेटिव चार्ज का इसमें से फ़िल्टर नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है, वो उसको अपने पास आने ही नहीं देगी। दूसरा है साइज़। प्रोटीन्स बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए वो इसमें से एंटर ही नहीं कर पाएंगे। एल्ब्यूमिन होता है जो कि कभी कभार लीक कर जाता है जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। ठीक है, बट नॉर्मली एल्ब्यूमिन भी नहीं लीक करता है। तो ये आ गया आपके फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं जीएफआर की। हमें पता है जीएफआर कितना होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें से हर मिनट 125 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है। कितना फिल्टर हो रहा है, 125 ml 1 मिनट में। इसलिए इसको जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि हर मिनट एक नेफ्रॉन से
कितना फ़िल्टर होता है, 125 ml फ़िल्टर हो जाता है, वो भी 1 मिनट में। अगर हम इस मिनट को पूरे दिन की मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे पास 180 लीटर हर दिन का फ़िल्ट्रेशन होता है। तो क्या ये जितना भी फ्लूइड फ़िल्टर हो रहा है, क्या ये सारा यूरिन में आता है? नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 लीटर, 2 से 2.5 लीटर यूरिन बनती है। तो इसका मतलब इसमें से जितना भी फ़िल्टर हुआ था उसमें से 99% फ्लूइड क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 180 लीटर आपके पास फ़िल्टर होता है एक दिन में, लेकिन यूरिन हमेशा कितनी बन पाती है, ढाई 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 लीटर के आसपास, 2-2.5 लीटर यूरिन आती है आपकी एक दिन में। तो 99% जितना भी फ़िल्टर होता है वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है आगे। ठीक है, तो इसलिए ये रीअब्जॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये देखते हैं ये बनाया मैंने ग्लोमेरुलस ऊपर, और ये है बॉमन कैप्सूल की स्पेस। तो कौन 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 सी प्रेशर्स है जो सपोर्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को? ग्लोमेरुलस के अंदर आपके पास ब्लड है और प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन की हमने देखा था कि ये स्टार्लिंग फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में पीछे कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं अपनी तरफ फ्लूइड को खींच के रखना चाहते हैं, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है यहाँ, P फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, G फॉर ग्लोमेरुलस। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड लगाता है वो हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है। ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में कभी कोई प्रोटीन नहीं आता है। प्रोटीन तो सिर्फ ब्लड में होगा ना, यहाँ कभी लीक ही नहीं हुआ प्रोटीन, तो इस वाले स्पेस में कभी प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है वो फ्लूइड यहाँ रहता है, और वो फ्लूइड क्या लगाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है। तो आपके पास 3 प्रेशर हो गए। एक हो गया ये ऑन्कोटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलस में प्रोटीन की वजह से, ग्लोमेरुलस का एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और बोमेन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हमें फिल्ट्रेशन चाहिए, तो हम क्या चाहेंगे कि ओवरऑल प्रेशर क्या हो जो इसको इधर की तरफ खींचे फ्लूइड को, ताकि ग्लोमेरुलस से निकल के फ्लूइड बोमेन कैप्सूल में आ जाए, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं ना। तो हमें नेट कितना प्रेशर चाहिए कि फ्लूइड इधर आ जाए? तो नेट प्रेशर आएगा कि वो प्रेशर जो कि सपोर्ट कर रहा है उसको इधर आने का, माइनस वो प्रेशर जो कि उसको अपोज कर रहा है इधर आने का। तो सपोर्टिंग प्रेशर आ जाता है आपके पास ये वाला अकेला, जो कि फ्लूइड को इधर भेज रहा है। अपोजिंग प्रेशर कौन कौन से? एक तो ये जो कि प्रोटीन्स लगा रहा है, जो फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहा है, प्लस एक ये बोमेन कैप्सूल का प्रेशर जो कि उसको वापस उधर की धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सपोर्ट एंड ओपोज का हम देखेंगे। तो ये हमने लिख दिया, सपोर्ट कर रहा है ये वाला प्रेशर और ओपोज कर रहे हैं एक ये वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन कैप्सूल एंड ऑन्कोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। तो इन दोनों का सम। तो जब हम वैल्यू निकालते हैं, ये 60 होता है, ये 32 होता है, 18 होता है, तो नेट हमारे पास 10 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर आता है। ठीक है, तो आपको इतना प्रेशर चाहिए होता है इसको इधर सेंड करने के लिए। तो ये इसलिए इसका लिखा था, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है 10 mm का। तो अब नोट्स पे देखते हैं। नोट्स में लिखा है GFR में कि नेगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है, वो किसकी वजह से होता है, हेपरन सल्फेट की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो होता है। ठीक है, अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक आता है गुड पास्चर डिजीज़ है। गुड पास्चर डिजीज़ में जो किडनी का बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बनाया था, इसमें क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें जो कोलेजन फाइबर है α3 जो चेन है उसकी, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, वो डिफेक्टिव बनता है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाती और लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो गुड पास्चर सिंड्रोम की अगर हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसको पैथो में, गुड पास्चर। उसमें आपके क्या, मैंने क्या बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 जगह पाई जाती है, एक तो हमने अभी किडनी में देखी, एक तो किडनी में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक है लंग्स में। लंग्स में कहाँ पढ़ी थी हमने? हाँ, तो हमने लंग्स में पढ़ी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, और किडनी में हमने पढ़ी कि ग्लोमेरुलस और बोमेन के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। गुड पास्चर में ये जो बोमेन मेम्ब्रेन में कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से लीकेज हो जाएगी किडनी में, यहाँ से ब्लड लीक कर जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, हीमेटूरिया। लंग्स में भी सिमिलरली इस वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपका डिफेक्ट होएगा, तो ब्लड यहाँ से यहाँ लीक कर जाएगा, तो आपको लंग्स में ब्लड आएगा, और जब आप कफ करोगे तो ब्लड आएगा कफ में, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोप्टाइसिस। तो गुड पास्चर सिंड्रोम लंग्स में हीमोप्टाइसिस एंड किडनी में हीमेटूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है गुड पास्चर सिंड्रोम में। अच्छा, अब वापस यहाँ आते हैं।
तो हमने देखा चार्ज देख लिया, हेपरन सल्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फिल्टर नहीं होने देती है, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देख लिया हमने 10 mm कैसे आया हमारे पास, नेट प्रेशर कितना आया 10 mm, तो कि एक टाइम पे 10 mm का प्रेशर जनरेट होगा इसमें से नेट, जिसकी वजह से फ्लूइड फिल्टर हो पाएगा ग्लोमेरुलस से। अच्छा, GFR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U/V/P, जहाँ पे U है आपका यूरिन कंसनट्रेशन, कितनी आ रही है यूरिन कंसनट्रेशन पर ml, वॉल्यूम इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एंड P इज़ प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो ये एक फॉर्मूला होता है U/V/P। GFR आप इससे निकालते हो। एक हाँ, इन्यूलिन हेल्प करता है आपको GFR कैलकुलेट करने में, तो इन्यूलिन क्लियरेंस हेल्प्स यू फाइंडिंग GFR, जो कि हमें पता है नॉर्मल इंसान में 125 ml पर मिनट होता है, ये 180 लीटर्स पर डे होता है। पढ़ते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो का कॉन्सेप्ट। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, देखते हैं इसको। रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड किडनी में भेज रहा है, वो है रीनल में कितना ब्लड आ रहा है हर मिनट, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है वो हर मिनट 1250 ml किडनी में भेज रहा है, ठीक है, तो इसको हमने रीनल ब्लड फ्लो बोला। बट हमें पता है कि हमारे पास जितना भी ब्लड होता है उसमें से 55% क्या होता है प्लाज्मा, और 45% क्या होते हैं सेल, जिसको हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं, ठीक है। अब कभी भी फिल्ट्रेशन होएगी तो क्या ये सेल कभी भी फिल्टर हो पाएंगे ग्लोमेरुलस से, नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास जो काम का सामान है जो फिल्टर होने वाला है वो ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा है। तो हम इसमें से वो पार्ट निकालते हैं जो कि फ़िल्टर होने लायक है। तो प्लाज्मा हमेशा सिर्फ 55% होता है, तो इसका 55% निकालेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 625 ml। मतलब हर मिनट जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें से 625 ml ही क्या हो सकता है फ़िल्टर हो सकता है। लेकिन अब ये सारा का सारा फ़िल्टर नहीं होगा, 625 ml फ़िल्टर होने लायक ग्लोमेरुलस में आ रहा है हर मिनट, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% ही फ़िल्टर होता है, ठीक है। तो 20% ही फ़िल्टर होता है, तो 625 का अगर हम 20% निकालेंगे हमारे पास 125 आ जाता है। तो 625 फ़िल्टर हो सकता था, बट इतना ही प्रेशर जनरेट होता है, अभी हमने जो 10 mm का प्रेशर देखा, इतना ही प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस के लेवल पे कि सिर्फ उसका 20% ही फ़िल्टर हो पाएगा। तो फिर 20% 125 बनता है। तो दिस इज़ द GFR कि हर मिनट कितना फ़िल्टर हो पा रहा है। एक होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन किसकी रेशियो है, कितना ब्लड फिल्टर हो सकता था उसमें से हुआ कितना, तो GFR कितना हुआ और कितना हो सकता था, ये आता है आपके पास 20%। अच्छा, ये रीनल ब्लड फ्लो है, और जो 625 है ये आपका क्या है रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या फ़र्क है रीनल ब्लड फ्लो एंड प्लाज्मा में, यहाँ पूरा का पूरा ब्लड है, 1250 पूरा ब्लड है, लेकिन ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा और ब्लड में क्या फ़र्क है, वही 55 की 45% सेल्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा तो 55% होता है। 625 प्लाज्मा है, तो दिस रेशियो GFR टू रीनल प्लाज्मा फ्लो कितनी होती है 125, और ये होती है 625। इसको डिवाइड करेंगे 20%, वही बात हो जाती है कि 20% फ़िल्टर होता है जो कि आपका 125 बनाता है। ये था रीनल प्लाज्मा फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हमने कहा ना 625 प्लाज्मा वाला फ्लो है। अब इसको किससे आप मेजर कर सकते हो, तो PAH है पैरामाइनो यूप्यूरिक एसिड, उससे आप रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर कर सकते हो, और इन्यूलिन से आप GFR मेजर कर सकते हो। तो ये दोनों नाम भी इम्पोर्टेंट है वन लाइनर के लिए। GFR इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इन्यूलिन एंड RPF इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ PAH। ये रेशियो हमने देख ली। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी होती है 20%। अच्छा, अब एक टेबल आती है वो देखते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे नोरेपिनेफ्रिन की, प्रोस्टाग्लैंडिन की, एंजियोटेंसिन 2 की एंड ACE इनहिबिटर की। जब ये बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो ये इन लोकेशंस पे काम करते हैं और GFR को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन का काम है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। ये कौन सी वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, एफरेंट आर्टेरियोल को। अगर एफरेंट आर्टेरियोल को इसने वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या यहाँ पे ब्लड फ्लो आ पाएगा, नहीं, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ब्लड यहाँ पे कम आएगा, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है।
तो ग्लोमेरुलस के लेवल पे कम ब्लड आएगा अब, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया नोरेपिनेफ्रिन ने, जिसकी वजह से कम ब्लड मतलब कम रीनल प्लाज्मा फ्लो, और कम रीनल प्लाज्मा तो उसका 20% भी कम होएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीएफआर कम हो जाएगा। तो नोरेपिनेफ्रिन इनडायरेक्टली क्या कर देता है, जीएफआर को कम कर देता है। ठीक है, तो ये इन सब के इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनका जीएफआर पे क्या असर है। सिमिलरली देखें तो ये रीनल प्लाज्मा फ्लो को क्या कर रहा है, उसको भी डिक्रीज़ करता है। रीनल इसमें से जो प्लाज्मा आएगा इस लेवल पे वो भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से फिल्टर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को देखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट कर देता है। व्हाट डज इट डू, इट डायलेट्स। ये क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जब डायलेट कर देता है तो ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा फिल्टर होएगा, तो इसलिए ये क्या कर देता है, जीएफआर को इंक्रीज एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का असर है इंक्रीमेंट, क्योंकि ये डायलेट करते हैं। नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 काम करता है इफरेंट आर्टेरियोल को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ये जो फ्लो है ये वापस बाहर नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से दो चेंज देखने को मिलेंगे। अब शुरू में क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पर आ रहा होगा, अभी बाहर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जमा होता गया। अब जितना ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्योंकि अगर कोई फ्लूइड है उसके पास खुद का क्या प्रेशर है, वॉल पे जो लगाता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, अब ये ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा और नया ब्लड आता जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। तो शुरू में क्या होता है, जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है, स्टार्टिंग में। ठीक है, अब सपोज कुछ टाइम तक ये काम होता रहा तो अब यहाँ पे आया था ब्लड में से क्या लीक होता गया, प्लाज्मा नीचे जाता गया। रह क्या गया यहाँ पे, यहाँ रह जाता है आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स रह जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा तो निकल गया है। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन थोड़ा ना लीक करते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा लीक करता गया, फ्लूइड आता गया, और आपका प्रोटीन यहीं पे बचा रह गया, और नया ब्लड आता जा रहा है और ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद क्या होएगा, नया ब्लड आ रहा है, लेकिन जो ये प्रोटीन है अब इनका ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड तो लीक होता जा रहा है, और ओवरऑल अब इतना ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे हो जाएगा। अब इनके पास कौन सी पावर होती है, प्रोटीन के पास पावर होती है ऑन्कोटिक की, और ऑन्कोटिक क्या कोशिश करता है, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचने की। तो अब जो ज़्यादातर फ्लूइड आएगा ना वो यहीं पे बचा रहेगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड को अपनी तरफ खींचने रखेगी। तो लेट स्टेज में क्या होएगा, आगे चल के जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन की इनिशियल स्टेज में जीएफआर इंक्रीज होता है, बट एंजियोटेंसिन लेटर स्टेज में क्या कर देता है, जीएफआर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो फोर्थ केस है इसमें हम देखते हैं क्या एक्शन रहता है एस इनिबिटर का। एस इनिबिटर क्या करता है, इफरेंट सेक्शन को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। हमें ये देखना है कि ये सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं, और ये डायलेट करते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे हमने इसका काम क्या पढ़ा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कौन से पार्ट को, इफरेंट पार्ट को। एस क्या करता है, डायलेट कर देता है इफरेंट पार्ट को, जिसकी वजह से फ्लूइड आ तो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ आता है एकदम से इतना उसको रास्ता खुला मिलता है, तुरंत भाग जाता है, जिसकी वजह से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या कर देता है, जीएफआर को डिक्रीज़ कर देता है। तो इनके इनसे क्वेश्चंस बहुत मतलब पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन का क्या एक्शन रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या इफ़ेक्ट रहेगा जीएफआर और आरपीएफ के लिए। तो नोरेपिनेफ्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजियोटेंसिन एंड एस इनिबिटर, इन चारों का इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, अब पढ़ते हैं। अभी एक लाइन लिखी है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं तो जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। कैसे, ज़्यादा प्रोटीन, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमने पढ़ा क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जब किडनी में आता है तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए होता है, सोडियम। ठीक है, तो ज़्यादा अमाइनो एसिड टूटेगा तो वो अपने साथ सोडियम को लेके चलता है जब एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से पीसीटी से सोडियम अमाइनो एसिड के साथ ज़्यादा सोडियम क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है।
जिसकी वजह से जब आगे का जो सेक्शन है ये हम आगे पढ़ेंगे, मैक्यूला डेंसा वाला पार्ट, इसको मैं दोबारा बताऊंगी आगे। वहाँ पे कम सोडियम जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम तो शुरू वाले पीसीटी पार्ट में एब्जॉर्ब हो गया, तो मैक्यूला डेंसा होता है आगे वाला पार्ट, टीसीटी का पार्ट। वो डिटेक्ट करता है अरे सोडियम तो कम आ रहा है, और जब उसको लगता है ना सोडियम कम आ रहा है तो वो क्या करता है, रास एक्टिवेट कर देता है रेनिन सिस्टम से। और रेनिन सिस्टम, रास सिस्टम क्या कर देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है एंड ब्लड फ्लो बढ़ा देता है किडनी में, जिसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं जीएफआर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, एब्जॉर्प्शन देखते हैं सबसे पहले। ये मैंने क्या बनाया है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, याद है, यहाँ से इफेरेंट आर्टेरियोल आता है, ग्लोमेरुलस बनाता है गुच्छा किसका, कैपिलरी का, और यहाँ से निकल जाता है इफेरेंट आर्टेरियोल। बोमेन कैप्सूल है। अब इसमें सपोज फिल्ट्रेशन हो गई है, हम पढ़ते हैं अब आगे का पार्ट। फिल्ट्रेशन देख लिया हमने। ये कौन सा पार्ट है, पीसीटी। ये कौन सा पार्ट है, पूरा लूप ऑफ हेनली। ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक डिसेंडिंग, डाउन डाउन की तरफ डिसेंडिंग, एक अबव की तरफ असेंडिंग, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट है और ये असेंडिंग वाला पार्ट है, क्योंकि ये नीचे आता है यहाँ से, और यहाँ से ब्लड सॉरी यूरिन या फिर कोई भी फिल्ट्रेशन वाला पार्ट ऊपर जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आ तो गया, मेन इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो ये किस किस का एब्जॉर्प्शन करता है, पीसीटी। पीसीटी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जितना भी आता है 99, हमने बोला ना कि जितना भी फिल्ट्रेशन होता है उसका 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है इसमें से। और लास्ट में हमारे पास दिन की 2.5 लीटर 1.5 लीटर 2-2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होती है। तो वो इतना ज़्यादा, ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी ही कर लेता है। देखते हैं क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। तो पीसीटी के शुरू वाले सेक्शन से रीएब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर। कितनी परसेंट, 67%। जितना भी पानी, सोडियम, पोटेशियम आता है, 67% सोडियम एब्जॉर्ब यहीं पे हो जाता है। जितना भी वाटर आता है उसका 67% यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इन तीनों का 67 ईच एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज होते हैं वो 100% यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितना भी ग्लूकोज शुगर रिलीज मतलब फिल्टर हुआ था वो 100% यहीं पे रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी ग्लूकोज अगर यूरिन से यहाँ पे सॉरी फिल्ट्रेट होता है वो कभी भी यूरिन में नहीं आता है, क्योंकि उसका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। सिमिलरली अमाइनो एसिड भी, तो ये 100% याद रखना, परसेंटेज भी। अमाइनो एसिड ग्लूकोज 100%, सोडियम पोटेशियम वाटर 67%। बचा कुचा कैल्शियम फॉस्फेट बाइकार्बोनेट है वो भी पीसीटी से ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। करीबन 70 से 80% इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इनका देखते हैं कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेशियम का सॉरी H+ का साथ। ये एक एक्सचेंजर हम क्या बोलते हैं कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब होना है, ठीक है, बट इसको H+ को बाहर फेंकना पड़ेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। सोडियम को इधर आना है तो H+ यहाँ से सिक्रीट होएगा। तो एक ही एक्सचेंजर आपको यहाँ देखने को मिलता है। अमाइनो एसिड किसके साथ कपल करता है, सोडियम को, मतलब अमाइनो एसिड को अब्जॉर्ब होना है बट साथ में सोडियम को साथ लेके जाएगा। तो ये दोनों, ये सब क्या है, सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और ये एक्सचेंजर था, उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो अमाइनो एसिड को हमेशा क्या चाहिए होता है, सोडियम का साथ चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए, ओके। एंड ग्लूकोज को भी हमेशा एब्जॉर्ब होने के लिए सोडियम का साथ चाहिए होता है। तो इस वाले पंप को, चैनल को क्या बोलते हैं, सोडियम और ग्लूकोज को SGLT, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। कहता है कि सोडियम सॉरी ग्लूकोज तभी एब्जॉर्ब होएगा जब इस ट्रांसपोर्टर से इसके साथ एक सोडियम जाएगा, ओके। और ये कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने शुरू वाले चैप्टर्स में देखा था, SGLT। हमें पता है SGLT दो तरह के होते हैं, 1 और 2। 1 कहाँ होता है, इंटेस्टीन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा ना हमने, वो 1 की हेल्प से हुआ है। और यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना है, यहाँ पे SGLT 2 की हेल्प से होएगा। कैसे याद रखेंगे 1 या 2, किडनीज हमारे पास 2 होती है तो SGLT 2, लेकिन हमारे पास इंटेस्टीन एक ही होती है, तो इंटेस्टीन में SGLT कौन सा है, टाइप 1, सेकेंडरी एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये 3 हमने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। ये था पूरा आपका पीसीटी का एब्जॉर्प्शन, किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब ये देखते हैं, ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी,
कि आपके पास यूरिन मतलब फिल्ट्रेशन ब्लड कितना ही आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, आपको जितना भी आएगा उसमें से हमेशा 67% कंपलसरी है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। वो कहाँ पर होता है? पीसीटी में। मतलब ये किसी हार्मोन, किसी एडीएच, एल्डोस्टेरोन किसी से अफेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ही पीसीटी से 67% कंपलसरी एब्जॉर्ब होएगा। तो क्वेश्चन आता है कि ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन कौन से सेक्शन में होता है? पीसीटी। पीसीटी वाले पार्ट से हमने देखा ना 67% वाटर हमेशा ही एब्जॉर्ब होएगा। एक है फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव का मतलब है जब ज़रूरत पड़े तब हो, जब नहीं हो तब ना हो। फैकल्टेटिव मतलब मर्जी, अपनी मर्जी मालिक का, ठीक है। ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में आपके पास एडीएच अगर रिलीज़ होता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, अगर नहीं होता है तो ये नहीं रीअब्जॉर्ब करेगा। तो जो कलेक्टिंग डक्ट वाला रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो फैकल्टेटिव है, मतलब हमेशा नहीं होएगा, डिपेंड करेगा हॉर्मोन्स पे, डिपेंड करेगा कि बॉडी को ज़रूरत है या नहीं एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्ब करने की, ठीक है। बट पीसीटी से हमेशा ही हमेशा रीअब्जॉर्ब होएगा। तो याद रखना, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी रीअब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव मतलब मर्जी है बॉडी की ज़रूरत के अनुसार, ये कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होएगा। अभी हमने देखा SGLT2 क्या करता है, पीसीटी में ग्लूकोज का एब्जॉर्ब करता है सोडियम के साथ, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने कहाँ कहाँ देखा था SGLT कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में देखा था ना कि एपिकल सरफेस पे SGLT होता है एंड बेसोलेटरल पे आपका ग्लूट होता है। तो वो वाला सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ भी लगता है, ठीक है। ल्यूमेन वाली साइड पे SGLT होता है एपिकल सरफेस पे। अब जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, जिस चैनल से या जिस ट्रांसपोर्टर से, वो सेचुरेशन शो करता है। सेचुरेशन का मतलब है सेचुरेशन का मतलब है कि अगर ये आपका ल्यूमन है किडनी का, पीसीटी का, जहाँ से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होनी है, ये सेल है उसके एपिथेलियल के सेल, मतलब इसको सराउंड करते हैं जो सेल जिनमें एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपका SGLT2 है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो अब खुद सोचने की बात है कि ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये लिमिटेड ही होते हैं। अब इसके पास कैपेसिटी है इस पूरे पीसीटी के सेक्शन के पास कि जो फिल्ट्रेट आया उसमें इतनी ग्लूकोज होगी तभी हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई, लेट्स से 200 इसके पास रेंज है कि अगर 200 तक ग्लूकोज आई, 200 mg तक ग्लूकोज आती है तो हम सफिशेंट ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करेंगे रीअब्जॉर्प्शन के लिए। बट आपकी फिल्ट्रेशन में अगर 600 आ गई तो हम इतने ट्रांसपोर्टर कहाँ से लाएंगे? तब हम सिर्फ 200 को ही रीअब्जॉर्ब करेंगे, बची कुची जो 400 है उसको यूरिन में बहा देंगे। और यही देखने को मिलता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। हमारे पास बॉडी के पास 200 तक की लिमिट होती है कि अगर हमारे ब्लड में 200 शुगर बढ़ जाती है तो किडनी फिर भी 200 तक ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड कर देगी उसको रीअब्जॉर्ब करने की। बट जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, जिसको शुगर 600 तक बढ़ जाती है, 400 तक बढ़ जाती है, इतने ट्रांसपोर्टर ही नहीं होते उस सारी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। हमने क्या किया, 100% एब्जॉर्ब हो जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है ग्लूकोज। बट स्पेसिफिक इतने फिक्स्ड ट्रांसपोर्टर भी तो फिक्स्ड है, अगर उससे लिमिट क्रॉस कर गई तो अभी ये ट्रांसपोर्टर भी कितने को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी सारी आपको बहा देनी पड़ेगी। और यूरिन में हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज आ रही है तो ग्लूकोज यूरिया हो जाता है उसमें। तो ये लिमिट कितनी है इसको इस चार्ट से देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। कि ये जो रिसेप्टर थे सेचुरेट हो जाते हैं कि इनसे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं होंगे, सेचुरेट हो गए, लिमिट ख़त्म हो जाती है। ये ग्राफ बनाते हैं हम, ये साइड से क्या शो करती है, रेट, किस रेट से ग्लूकोज क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली साइड क्या बता रही है कि प्लाज्मा में जो आपका ग्लूकोज है वो कितना है। तो शुरू में हम बढ़ते हैं, शुरू में यहाँ पे 50-100 तक जब ग्लूकोज होती है तो रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है, मतलब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती रहती है। लीनियर है ये यहाँ वाला पार्ट, लीनियर मतलब अगर ये बढ़ रही है तो ये भी रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज आएगी उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। बट एक लिमिट हो गई ग्लूकोज की, 200 ब्लड में जब 200 तक हो जाती है उसके बाद और रेट नहीं बढ़ा सकते हो हम, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जो ये चैनल SGLT2 के चैनल्स हैं जो ट्रांसपोर्टर है ये। अब ये इससे ज़्यादा नहीं आपको रीअब्जॉर्ब करेंगे। अब आपकी अगर ग्लूकोज बढ़ती जाएगी, रेट तो फिक्स हो जाएगा भाई, रेट तो भाई हम 375 से ऊपर रेट नहीं ले जा पाएंगे, ये मैक्सिमम है। हर मिनट हम 375 ही रीअब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो है 200, ये क्या आ जाता है आपका
तो 200 मिलीग्राम डेसीलीटर वो शुगर है, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, बियॉन्ड विच, जिसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज होने लगती है, नॉट डन नहीं आएगा, एक्सक्रीशन होने लगती है, मतलब अब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाएगी। इतनी लिमिट तक हम रीअब्जॉर्ब कर पाते हैं। 200 से ज़्यादा हुई ब्लड में ग्लूकोज तो वो यूरिन में आने लग जाएगी, अब उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सेचुरेशन किस पॉइंट पे शो होती है? 200 की ग्लूकोज के लेवल पे, और रेट क्या रहता है उस लेवल पे? 375। ये मैक्सिमम रेट जा सकता है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट ग्लूकोज का।